आज दिल्ली में एक हैरान करने वाली घटना हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला कर दिया। रेखा गुप्ता को मारा, उनके बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। हालांकि चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में तैनात अफसरों ने इस शख्स को तुरंत काबू किया, लेकिन इस हमले में रेखा गुप्ता के सिर, गर्दन, कंधे और पीठ में चोट आई है। हुआ यह कि हर बुधवार को सुबह 7 बजे से मुख्यमंत्री जनता का जो दरबार लगता है, उसमें हमला करने वाला शख्स फरियादी के भेष में मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस पहुंच गया। क्योंकि जनता दरबार में भीड़ होती है, दिल्ली के आम लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मुख्यमंत्री के पास आते हैं, चीफ मिनिस्टर एक एक करके सबसे मिलती हैं, इसलिए सुरक्षा का ज्यादा तामझाम नहीं होता। इसका फायदा इस शख्स ने उठाया। जिस वक्त रेखा गुप्ता लोगों की समस्याएं सुन रही थी, उस वक्त यह शख्स लाइन में से बाहर निकला और रेखा गुप्ता पर टूट पड़ा। सिक्योरिटी पे तैनात अफसर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, फिर उनके बाल पकड़कर खींचे। अचानक हुए इस हमले में मुख्यमंत्री नीचे गिर गई। सीएम की सिक्योरिटी के जवानों ने मुख्यमंत्री को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने रेखा गुप्ता के बाल नहीं छोड़े। पिटाई के बावजूद उसने रेखा गुप्ता की गर्दन पकड़ ली। पुलिस ने किसी तरह रेखा गुप्ता को इस व्यक्ति के चंगुल से छुड़ाया। मुख्यमंत्री पर अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। जन सुनवाई रोक दी गई। जो लोग समस्याएं लेकर आए थे वो मायूस होकर लौटे। जन सुनवाई के लिए आए लोगों ने कहा, जिस तरह से रेखा गुप्ता पर अटैक किया गया, उससे लगता है कि हमलावर कोई शिकायत लेकर नहीं आया था, उसका मकसद मुख्यमंत्री को निशाना बनाना था। मैडम जन सुनवाई कर रही थी, उस समय अचानक एक शख्स था जो लगभग 25 साल के लपेटे में युवक था। उसने मैडम के साथ में जो है पहले बाल पकड़ने की कोशिश करी, उसके बाद में जो है थप्पड़ मारा और पहले थप्पड़ मारा, बाद में बाल पकड़ने की कोशिश बाल पकड़े, उसके बाद वो नीचे गिर गई, तभी चोट लगी मैडम। सीएम साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी हमारे सामने, उसके बाद में उसको निकाला गया है यहाँ से बाहर करके, फिर थाने ले गया सिविल लाइन में। वो एक वांछनीय घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे मुख्यमंत्री के साथ। रेखा जी ने जैसे ही जन सुनवाई के लिए स्टार्ट किया, जो उनका स्वभाव है जन सुनवाई शुरू करने का, तो आए हैं वो, तो एकदम से वो लड़का अंदर से झपट्टा मार करके निकला एकदम भीड़ में से, और उसने जो घटना करी है वो सबके सामने। मैं उनके सामने बैठा था और मेरा कुछ ही समय में नंबर आने वाला था उनसे बात करने के लिए, उनकी मीटिंग के लिए, उनको सामने रखने के लिए। और तभी एक इंसान था, उसका उम्र लगभग 32 to 35 था, और उसने मैम पर अटैक किया, जिसने बाल खींचे और शायद उन्होंने थप्पड़ भी मारा। बहुत आवाज़ हुआ वहाँ पर। तो ये अच्छा हुआ कि समय पर सिक्योरिटी ने प्रोटेक्ट कर लिया मैडम को, अदरवाइज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। उसने बाल खींचा पहले, तो फिर शायद थप्पड़ मारा, आवाज़ आया तो थप्पड़ ही मारा होगा शायद। नहीं, मैडम को डायरेक्ट फिर सिक्योरिटी ने पूरा प्रोटोकॉल करके उनको अंदर लेके गए। तो ये अच्छा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि वो इंसान जो था बहुत मामूली इंसान था, तो उसका इंटेंशन ही अटैक करना था, ऐसा मुझे लग रहा है। 8 बजे से ना ये लाइन में ही था। लाइन में जाने के बाद जैसे ही मैडम के पास गया, एक शख्स छोड़ के दूसरे नंबर पे इसका नंबर था, लाइन में से निकला। इसके एक हाथ में पानी की बोतल थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे किसके हाथ में, और एकदम से इसने मैम साहब सीएम मैम को एकदम से हैवी हो गया, इसने चाटा मारा एकदम, बहुत तेज की आवाज़ आई, समझे। तो वहाँ पे फिर मैम के चोट गए। मैम के पास सिक्योरिटी थी, सुरक्षा थी, जो मैम सेफ है। सिक्योरिटी सुरक्षा ना होने पर मैडम को वो है ना कुछ भी वारदात का अंजाम दे सकता था। तो अंदर ही पकड़ लिया था इसे, और ये पूरा पागल हो गया था एकदम से, जैसे इसने कोई नशा कर रखा हो, इस तरीके से इसकी हरकत थी। शुरुआती जांच में इस शख्स ने पुलिस को अपना नाम राजेश भाई साकरिया बताया है। उसकी उम्र 41 साल है, राजकोट का रहने वाला है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के हमले का मोटिव पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ ऐसे सबूत मिले जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हमला प्री प्लान था, पूरी तैयारी के साथ किया गया था, प्लानिंग के साथ किया गया था। हमले से 24 घंटे पहले राजेश ने मुख्यमंत्री के घर की रैकी की थी। उसके कुछ वीडियो राजेश के फोन से पुलिस को बरामद हुए हैं। पता लगा कि मुख्यमंत्री पर अटैक करने वाला राजेश संडे को दिल्ली पहुंच गया था। चीफ मिनिस्टर के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पता चला कि 19 अगस्त को, यानी कल, राजेश एक रिक्शे से मुख्यमंत्री के घर के पास पहुंचा। उसने रिक्शे वाले को पैसे दिए, रिक्शे वाले से कुछ बात की, फिर किसी व्यक्ति को फोन लगाकर बात करता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाया। कल इसी शख्स ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ से पूछा कि वो चीफ मिनिस्टर से कैसे मिल सकता है। स्टाफ ने एक पर्ची में
कैंप ऑफिस का एड्रेस राजेश भाई साकरिया को दिया। इस शख्स के फोन से रेखा गुप्ता के घर और कैंप ऑफिस दोनों के वीडियो मिले हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि जिस तरह से हमले के पहले सीएम की मूवमेंट की रेकी की गई, वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। आरोपी सिविल लाइंस के गुजरात भवन में ही रुका, जो कैंप ऑफिस से 800 मीटर की दूरी पर है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमला करने वाले शख्स का मकसद मुख्यमंत्री के सामने अपनी प्रॉब्लम रखने का नहीं था। उसके पास कोई दस्तावेज, शिकायत का कोई लेटर, कोई कागज नहीं मिला। उसका मकसद रेखा गुप्ता को चोट पहुंचाने का था। पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। चोट उनके हाथ में आई है, उनके शोल्डर में आई है और उनके सर में आई है। कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है, ये अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच होगी। सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे, और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया। दिल्ली पुलिस ने राजेश साकरिया के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, सरकारी कर्मचारी पर हमला और सरकारी काम में रुकावट डालने जैसी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने राजकोट पुलिस से भी कांटेक्ट किया है। राजकोट से पता चला कि राजेश भाई साकरिया का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसके खिलाफ राजकोट में 5 केसेस दर्ज हुए हैं। हालांकि अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि राजेश भाई साकरिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला क्यों किया, उसकी रेखा गुप्ता से क्या दुश्मनी थी। इस हमले के बाद मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठे हैं। रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है। उनके साथ हर वक्त 20 से 25 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी रहते हैं। इसके अलावा आउटर रिंग में दिल्ली पुलिस के जवान होने चाहिए। फिर चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ? इस सवाल पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हमलावर को पता था जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री लोगों से खुलकर मिलती हैं, उस वक्त सुरक्षाकर्मी नहीं होते, इसलिए उसने मुख्यमंत्री पर अटैक करने के लिए जन सुनवाई का वक्त चुना। सिरसा ने कहा, इस हमले का मकसद मुख्यमंत्री को डराना था, उन्हें नुकसान पहुंचाना था। लेकिन रेखा गुप्ता ने कहा कि वो डरने वाली नहीं है, वो दिल्ली के लिए काम करती रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों लोगों से मिलती हैं। अक्सर आपने देखा है कि वो इस चीज में सुरक्षा को बीच में नहीं आने देती, और एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज भी बनता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को सहूलत देकर मिला जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही कारण मुझे लगता है कि उसके ध्यान में था कि हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना किसी सुरक्षा के मिलती हैं, इसी का उसने लाभ उठाने की कोशिश की है। उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली है कल की, जो जब वो वहां पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है। इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। जन सुनवाई जारी रहेगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी, और दिल्ली के काम किसी सूरत में ही नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा, धमकाएगा, तो उनके काम में कोई फर्क आएगा। जनसुनवाई भी जारी रहेगी, और दिल्ली के विकास के लिए निरंतर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शेर की तरह काम करेंगी। पुलिस अब राजेश साकरिया के फोन की कॉल डिटेल्स निकाल रही है, जिससे पता लग सके उसने पिछले कुछ दिनों में किन किन लोगों से बात की, क्या बात हुई। उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ये भी पता कर रही है कि क्या दिल्ली में भी उसका कोई कनेक्शन था, क्या कोई उसकी मदद कर रहा था। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा जरूर की, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, इस पर पुलिस के बजाय बीजेपी के सारे नेता क्यों बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस
चुप क्यों हैं? अब तक जो देखा जाता था कि इतनी देर में दिल्ली पुलिस के कई होनहार अफसर इस खबर को मीडिया में दे दिया करते थे कि फला आरोपी ने अरविंद केजरीवाल पे इसलिए हमला किया क्योंकि वो इस चीज के लिए उनसे नाराज था। और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर कहते थे कि अरविंद केजरीवाल से लोग नाराज हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल पे हमला हो रहा है। अब ये खबर दिल्ली पुलिस द्वारा तो नहीं दी जा रही, किन कारणों से नहीं दी जा रही मुझे नहीं मालूम, मगर गुजरात के कुछ रिपोर्टर उस आरोपी की मां के पास पहुंच गए और उनकी माताजी का यह कहना है कि वो जो आरोपी है वो पशु प्रेमी था, डॉग लवर था, मगर हम तब भी किसी भी तरीके के वायलेंस को, हिंसा को जस्टिफाई नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जस्टिफाई किया हिंसा को, अरविंद केजरीवाल के हमले के ऊपर हमले को, मगर हम इसकी जस्टिफिकेशन को नहीं मानते। आपकी मतभेद हो, आपको हिंसा करने का हक नहीं है। शाम होते होते रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ की जानकारी शेयर की। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसी कायरन हरकत से वो डरने वाली नहीं है, वो बहुत जल्द काम पर वापस लौटेंगी और दिल्ली के भलाई के लिए दुगनी ताकत के साथ काम करेंगी। अब ये बात तो साफ है कि रेखा गुप्ता पर हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। यह भी क्लियर है कि हमलावर का इरादा सिर्फ प्रोटेस्ट करने का नहीं था, हमला जानलेवा हो सकता था। इसकी असली वजह तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी, लेकिन इस घटना का एक साइड इफेक्ट यह होगा कि रेखा गुप्ता अब लोगों से उतना खुलकर नहीं मिल पाएंगी। जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, वो लगातार लोगों के बीच में रही हैं, उनका घर और दफ्तर सबके लिए खुला था। अब वो चाहें तो भी सिक्योरिटी के नियम उन्हें लोगों के बीच इस तरह से रहने से रोकेंगे।